हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है हम बायोलॉजी और पॉलिटी जो है पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। और उसका जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप जाके देख सकते हैं। और उसका जो पीडीएफ है वो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस चैप्टर वाइज जो है वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होगा आज का हमारा यूरोपियन का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ है, उन सब बातों पर हम यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से दो पूछता है। एक तो यूरोपियन कंपनी की आगमन किस प्रकार से हुई, यानी किस प्रकार से जो है इनका यूरोपियन का आगमन हुआ है और इनकी कंपनी का स्थापना किस प्रकार से हुई है, किस क्रम में हुआ है। दो क्रम पूछता है, एक तो यूरोपियन का आगमन और इनकी कंपनी का स्थापना का जो है क्रम है, वो दो प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे यूरोपियन का आगमन किस प्रकार से हुआ है, बाद में हम जो है इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम हम देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद से डच आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डच जो है कहाँ के निवासी थे। तो डच जो है हॉलैंड या फिर कहें नीदरलैंड के ये निवासी थे। और उसके बाद से ब्रिटिश आते हैं, उसके बाद से डेनिश, और उसके बाद से फ्रांसीसी, उसके बाद से स्वीडिश। इस क्रम में इनका आने का क्रम है और ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन पहले आया है और क्रम आपको बताइए कि कौन किस क्रम में है। तो क्रम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं 1498 में, और सबसे बाद में भी जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो यूरोपियन में सबसे अंत में जाने वाला कौन यूरोपियन कंपनीज थी। तो आपको नोट करना कि जो पुर्तगाली है वो सबसे पहले भी आते हैं और सबसे अंत में भी आते हैं। 1961 में ये जाते हैं और 1498 में आते हैं। जो ऑपरेशन विजय चलाया जाता है तो गोवा से इनको खदेड़ा जाता है आपके ऑपरेशन विजय के द्वारा। जब आप पढ़ेंगे 1961 में, उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और डच जो है नीदरलैंड या फिर कहें हॉलैंड के निवासी थे। उम्मीद है कि अब ये क्रम आप समझ गए होंगे। और कंपनी की जो स्थापना क्रम है हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। जब पूरी तरह से डिटेल आप पढ़ लेंगे तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आप क्रम उसका लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो बने आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये यूरोप है और ये आपका एशिया है जहाँ मिलता है ये दोनों पॉइंट। यहाँ पे एक जल संधि होती है जिसको हम बोलते हैं बास्पोरस की संधि। बास्पोरस की जल संधि जो है ये किसके किसके बीच है, तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच है। और यहाँ आपका जो है यूरोप में कस्तुनतुनिया है और एशिया में आपका तुर्की है। और ये दोनों जो भाग है तुर्की का ही भाग है। और इन पे जो है अरबों का आक्रमण हो जाता है 1453 में। ध्यान से सुनिएगा, अरबों का आक्रमण कस्तुनतुनिया पे जो है 1453 में हो जाता है। उसके बाद से जो क्या होता है, जो स्थलीय मार्ग जो है, ये स्थलीय मार्ग जो था ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो व्यापार करने का जो यूरोपियन थे वो एशिया से किस प्रकार से व्यापार करते थे, मसालों और वस्त्रों का व्यापार करते थे। ज़्यादातर इनका जो फोकस था मसालों पे था और वस्त्रों पे था। और जब ये रास्ता बंद हो जाता है स्थलीय मार्ग, उसके बाद से जो क्या करते हैं इन्होंने, यूरोपियन जो थे वो स्थलीय मार्ग के छोड़ के जलीय मार्ग का खोजना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जो है ये पूरे भाग पे जो है अरबों का आक्रमण हो जाता है 1453 में और ये पे इनका आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद से जो यूरोपियंस है वो क्या करते हैं, जलीय मार्ग खोजना प्रारंभ करते हैं। उसी के पश्चात जो है किस प्रकार से आपके अमेरिका की खोज हुई, किस प्रकार से भारत के जलीय मार्ग की खोज हुई, इन सब बातों पर हम आगे डिटेल बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब आगे अपना पॉइंट एक नोट करेंगे कि जो पुर्तगाली के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, जिनको हम बोलते हैं द नेविगेटर, वो क्या करते हैं, इनके आज्ञा से जो है ये मतलब वहाँ के जो आपके नाविक थे, वहाँ के जो निवासी थे, उनमें होड़ लगा देते हैं कि आप जलीय मार्ग की खोज करें। तो सबसे पहले जो है स्पेनिश, आपके एक स्पेनिश निवासी था जिसका हम नाम करेंगे कोलंबस। वो क्या करते हैं, ये स्पेनिश जो थे कोलंबस, उन्होंने क्या किया कि ये जो है भारत की जलीय मार्ग की खोज करते करते एक नई दुनिया की खोज करता है 1492 में। और वो खोजता है अमेरिका की। ध्यान से सुनिएगा, स्पेनिश जो है स्पेनिश आपके यात्री था एक, जिसको हम बोलते हैं कोलंबस नाम है इसका। और ये 1492 में भारत की जलीय मार्ग की खोज करने के निकला था 1492 में। और ये एक नई दुनिया खोज कर लेता है क्योंकि ये पश्चिम की तरफ निकलता है और ये जो है अमेरिका की खोज करता है। ध्यान सुनिएगा, ये स्पेनिश के ये निवासी था, ये भी आपको नोट करना है। कोलंबस जो है स्पेनिश निवासी था और ये जो है 1492 में क्या करता है, अमेरिका की खोज करता है। और उसके बाद से जो पुर्तगाली ने 1498 में वास्को डी गामा, जिनका नाम था, पुर्तगाली निवासी जो थे आपके वास्को डी गामा, 1498 में भारतीय जल मार्ग की खोज करते हैं। ये आपको नोट करना है। यानी समुद्री मार्ग की खोज जो है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, तो पुर्तगाली ने की थी 1498 में। तो दो क्वेश्चन हमने बताया, एक कोलंबस थे 1492 में अमेरिका की खोज की थी, और पुर्तगाली निवासी जो थे वास्को डी गामा 1498 में
भारत के जलीय मार्ग की खोज की थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हमने बताया। और अरबों का जो आक्रमण है कंस्तुंतनिया या फिर क्या तुर्कों पे 1453 में कर दिया, और वहाँ से जो है स्थलीय मार्ग जो है बंद हो जाता है। और यूरोपियन का क्या काम था, तो ये जो थे व्यापारिक माध्यम से यहाँ पे आए थे, यानी इनका जो है क्या करना था, तो इनका जो आर्थिक लाभ लेना था व्यापारिक माध्यम से, और ये जो है मसालों और वस्त्रों का व्यापार करने के लिए आए थे। तो जब पुर्तगाली जो 1498 वास्को डी गामा आया था, तो वो कहाँ आया था सबसे पहले, तो 1498 में मई 1498 में ये कालीकट पे पहुंचता है, और वहाँ पे इनका जो स्वागत है जमोरिन के द्वारा की जाती है। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना पॉइंट आप समझ गए हो कि इसके पीछे कहानी क्या था इनका आने का यूरोपियंस का। तो ये सबसे पहले व्यापारिक के लिए आए थे, और इनका जो आर्थिक लाभ जो है व्यापारिक आर्थिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य था। और यहाँ से आपको पता भी होगा कि जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था, यहाँ से मसाला लेके जाता है और यूरोप में जो है वहाँ बेचता है, तो 60 गुना लाभ प्राप्त करता है। उसके बाद से होड़ लग जाती है। उसके बाद से धीरे धीरे जो है यूरोपीय कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ जाती हैं। अब उनका क्रम हमने बताया कि सबसे पहले किसने कौन है, तो पुर्तगाली, उसके बाद से डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश, धीरे धीरे ये कर करके एक एक कंपनी धीरे आने लगी। अब देखिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो 1492 में अभी हमने बताया कि कोलंबस ने, जो स्पेन का निवासी था, वो मसालों की खोज में, यानी भारत की खोज करते करते वो क्या करते, एक नई दुनिया खोज कर लेता है जिसका नाम था अमेरिका। और पुर्तगाली निवासी जो थे आपके वास्को डी गामा 1498 में ये आपके भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, और ये जो है यहाँ से मसाला ले जाते हैं, वहाँ पे 60 गुना जो लाभ प्राप्त करते हैं, और उसके बाद से होड़ लग जाती है, और धीरे धीरे जो है सभी यूरोपियन कंपनी अपना अपना व्यापार करने के लिए भारत में आती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि 1488 में जो है पुर्तगाली व्यक्ति थे जो कि वास्को डी गामा से भी पहले ये निकले थे भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। और ये जो है भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज करते करते ये कहाँ पहुँचते, केप ऑफ गुड होप पे पहुँचते। अब इसका हम फिगर से समझाएंगे कि किस प्रकार से पहुँचते हैं, और वहाँ से वापस लौट जाते हैं केप ऑफ गुड से। और यह अफ्रीका में यह है आपका केप ऑफ गुड होप। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, केप ऑफ गुड होप जो है किसने खोज की थी, तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज है वो बार्थोलोमियो डियाज की थी। और ये कहाँ स्थित है ये पॉइंट, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अभी हम इसको फिगर के माध्यम से देखे थे। तो ये सबसे पहले आपके निकले थे बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली थे, और ये जो है भारत तक नहीं पहुंच पाते हैं, और केप ऑफ गुड होप से ये वापस लौट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये हमने आपको बता दिया। और ये कहाँ स्थित है, तो केप ऑफ गुड जो है अफ्रीका में ये स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये जो दोनों व्यक्ति हैं आपके वास्को डी गामा और बार्थोलोमियो डियाज जो है ये किस प्रकार से आते हैं। देखिए सबसे पहले ये डॉटेड वाला जो बिंदु है आप फिगर में देख रहे होंगे, तो पुर्तगाली सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज जो है आते हैं, आपके यहाँ तक पहुँचते हैं केप ऑफ गुड होप तक। यहाँ है आपके अफ्रीका के जस्ट नीचे ही है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ से जो है ये वापस चले जाते हैं, क्योंकि इसके आगे ये तूफान आता है, तो ये वहाँ पे उसमें पहुँच नहीं पाते हैं आपके भारत तक, और यह वहाँ से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद से जो है वास्को डी गामा आते हैं यहाँ पे, और वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड पे पहुँचते हैं। वहाँ पे इनको मिलते हैं आपके एक भारतीय जो व्यक्ति थे जिनका नाम था वो भी व्यापारी था, अब्दुल मलिक, जो कि गुजराती व्यापारी था। इसके सहायता से जो है इनके मार्गदर्शक से जो वास्को डी गामा है वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता है कालीकट पे। और कालीकट पे ये कब पहुँचते हैं, 17 मई 1498 में, कहीं कहीं 20 मई भी देता है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। तो 17 मई यानी मई 1498 में ये कालीकट पहुँचते हैं। कालीकट क्या है, तो ये बंदरगाह है और पश्चिमी तट पे है, भारत के पश्चिमी तट पे। और यहाँ पे एक स्थानीय एक शासक वहाँ होते हैं जमोरिन, वो इनका स्वागत करते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि किस क्रम में ये दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि बार्थोलोमियो डियाज जो था ये पुर्तगाली था, ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, और ये वहाँ पर वापस लौट जाता है, क्योंकि ये इससे आगे नहीं पहुँच जाता, क्योंकि उस समय जो ये पहुँचा था उसमें यहाँ पे तूफान चल रहा था, जिसको हम आशा अंतरिक्ष द्वीप भी बोलते हैं। उसके बाद से आते हैं वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाली व्यक्ति थे, ये 1498 में पहुँचते केप ऑफ गुड होप पे। उसके बाद से जो है यहाँ पे इनको मिलते हैं अब्दुल मलिक, गुजराती व्यापारी था, ये आपको नोट कर लेना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अब्दुल मलिक गुजराती व्यापारी की सहायता से ये कहाँ पहुँचते हैं, ये भारत के कालीकट तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे इनकी स्वागत जमोरिनी वहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो करते हैं। और 17 मई 1498 ये पहुँचता है पश्चिमी तट पे। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि 1498 में यही बात हमने बताया। देखिए फ्रेंड, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा जो है भारत पहुँचा था। पुनः जो है ये 1502 में पहुँचता है,
और उसके बाद से तीसरी बार जो है ये 1524 पहुंचता है। उसके बाद से ये 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में ही। तो 3 बार जो है वास्को डी गामा भारत आया था, एक तो 1498 में, 1502 में, तीसरी बार 1524 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पुणे जो है वास्को डी गामा कब आया था दूसरी बार, तो 1502 ये आपको लगाना है। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी, गुजराती व्यापारी अब्दुल की सहायता से ये भारत पहुंचा था। सर्वप्रथम पश्चिमी तट कालीकट के स्थान पर ये पहुंचा था, जहां राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। मसालों का व्यापार के लिए भारत आया था और मसाले यहाँ से ले गया और यूरोप में बेचा, तो 60 गुना इसको लाभ हुआ। उसके बाद से पुनः ये 1502 में आया था। उसके बाद से होड़ लग जाती है, यानी सभी यूरोपियन कंपनी धीरे धीरे करके ये आती है। जब देखते हैं कि सबको ये व्यापार ये फायदे वाली व्यापार है, तो यहाँ से मसाले ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद से जो है 1503 में पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी जो है कोचीन में खोली। तो पहली कोठी पूछता है कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी, कोचीन में, और यहीं अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। या भी आपको नोट कर लेना है। और पुर्तगाली जो कंपनी था उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। और 1505 में जो है ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या है, तो उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। ये भी आपको नोट करना है। और 1505 में पहले पुर्तगाली जो गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए फ्रेंड, इनसे पहले जो है अल्बुकर्क आए थे। हालांकि अल्बुकर्क को जो है क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली की। तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो वो कहे जाते हैं इनको अल्बुकर्क को। लेकिन पहले जो आपके 1505 में जो पुर्तगाली गवर्नर बने थे, ये एस्टाडो द इंडिया कंपनी का, वो बने थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। या आपको नोट कर लेना है। और ये जो है 1505 से लेके 1509 तक रहा। अगर इसके बारे में बात करें तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। यानी जो समुद्र था, जो अरब सागर था, इस पे जो है इसका अधिकार जमाना था। और ये अधिकार भी कर लेते हैं। तो एकाधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण करना इसका व्यापारिक उद्देश्य था। और ये जो है फ्रांसिस डी अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये कब तक ये गवर्नर रहा था, तो 1505 से लेकर 1509 तक रहा था। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये भी नोट करेंगे कि पुर्तगालियों ने जब पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में, उस समय कौन थे, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आए थे। उसी समय जो है कोचीन में जो है ये पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठी खोली थी 1503 में। 1503 में ये डेट आपको याद रखना है। इसीलिए जो है पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। हालांकि जो पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन बने थे 1505 में, फ्रांसिस डी अल्मेडा। और ये 1505 से लेकर 1509 तक रहते हैं। उसके बाद से जो है 1510 से लेके 1515 तक रहते हैं आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी आपको नोट करना है। और 1510 में क्या करते हैं, गोवा पर अधिकार ये प्राप्त कर लेता है। जो बीजापुर के जो आदिल शाह शासक थे, सुल्तान थे, उनसे जो है ये गोवा जीत लेते हैं 1517 में। ये आपको नोट करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा था कि गोवा पे जब ये अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पे अधिकार किया था, उस समय जो है वहाँ के शासक कौन थे, तो बीजापुर के जो है आदिल शाह इस समय उसके शासक था। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये उसके अधिकार में था। तो उसमें किसके अधिकार में था, तो बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उनसे इन्होंने जीता था 1510 में। ये आपको नोट कर लेना है। और भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए ये प्रयास किया था ये आपके अल्बुकर्क ने। और मलक्का संधि और हार्मुज जल संधि है, इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, जो कि आपके समुद्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मलक्का संधि और हार्मुज जल संधि को। जो आपका एंट्री पॉइंट था वहाँ पे ये क्या करते हैं, अधिकार जमा लेते हैं आपके अल्बुकर्क। ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद से अगले बनते हैं आपके 1530 में नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है कि इन्होंने क्या किया, तो राजधानी जो है कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, तो देखिए हमने आपको बताया कि जो 1503 में जो है आपके कोठी जो है आपके कोचीन में खोली गई थी व्यापारी कोठी, और वहीं पे जो है इनका धीरे धीरे जो है राजधानी बना लिया था। उसके बाद से जो है जो राजधानी है वो कोचीन से जो है गोवा लाने वाला कौन था, तो वो आपको नोट करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो नीनो डी कुन्हा जो था 1503 में ऐसा किया था, 1530 में जो है कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था राजधानी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है 1530 में नीनो डी कुन्हा के द्वारा। और पुर्तगालियों ने जो है चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये चटगांव बंदरगाह है कहाँ, तो आपको नोट कर लेना है, ये जो है बांग्लादेश में है। और पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी, तंबाकू, अफीम, आलू की खेती। और 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और गोती कला जो है इन्हीं की देन है। तो क्वेश्चन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तंबाकू की खेती, आलू की खेती, अफीम की खेती किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है। 1556 में गोवा में पहली बार
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो पूछा था कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो गोवा में हुई थी कब हुई थी, 1556 में। गौथी कला की शुरुआत इन्होंने की थी। जब आप चर्च देखे होंगे तो चर्च पे ऐसे नुकीला टाइप का जो है आपको दिखता होगा, वो किसकी देन है, वो इन्हीं की देन है, ये आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, गौथी कला की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है और इन्हीं की देन है कि जो प्रथम चर्च बना था सेंट जेवियर चर्च गोवा में ही बना था 1515 में। तो पहला चर्च सेंट जेवियर चर्च 1515 में पुर्तगालियों की ही देन है। पहली आपके प्रिंटिंग प्रेस 1556 में इन्हीं की देन है। गौथी कला पहली बार शुरुआत की थी, इन्हीं की देन है। तंबाकू, अफीम, आलू की खेती, पपीता और भी है, लाल मिर्च वगैरह, ये इन्हीं की देन है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। गन्ना भी कई बार पूछा, तो गन्ना की खेती भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, मतलब शुरुआत की गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपके पुर्तगालियों के बारे में। और भी आपको नोट कर लेना है कि 1961 में गोवा, दमन दीव और पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था और उन्हें जो है यूटी बना दिया गया था। अभी हमने बताया कि 1961 में सबसे लास्ट तक ये रहे थे पुर्तगाली और ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको खदेड़ा गया था गोवा, दमन दीव से। और गोवा जब इनसे आज़ाद कराया गया था 1961 में, उसके बाद से जो है इसको यूटी बना दिया गया और 56वां संविधान संशोधन 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को दर्जा दिया गया। ये भी आपको नोट करना, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पुर्तगालियों से संबंधित था और पुर्तगालियों से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए भी थे, ये भी हमने बता दिया। 1498 में आए थे और 1961 में सबसे बाद में गए थे। ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको खदेड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद से आते हैं डच। और डच जो है हॉलैंड के जो है निवासी थे। उस समय हॉलैंड था, फिलहाल में क्या है नीदरलैंड इसका नाम है। तो ये कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड या फिर कहें नीदरलैंड के निवासी थे। और सबसे पहले जो डच आए थे वो थे आपके कार्नेलियस हाउटमैन। जैसे कि पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो कालीकट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। उसी प्रकार से जो डच आपके जो आए थे वो थे आपके डच जो निवासी था कार्नेलियस हाउटमैन। ये पहला डच जो था 1595 में आया था। देखिए फ्रेंड, पुर्तगाली के बारे में हमने बताया कि पुर्तगाली की जो कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में जब आया था आपके वास्को डी गामा, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोली गई, ये हमने बताया आपको। और जो पुर्तगाली कंपनी है उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। 3-4 पॉइंट आपने बता दिया। और अगला हम पढ़ रहे हैं डच। तो डच के बारे में बात करें तो 1595 में आए थे। पहला डच जो व्यक्ति था कार्नेलियस हाउटमैन था और ये 1595 में आता है। इनका जो फोकस था इंडोनेशिया पे था। जो बाटविया इंडोनेशिया है वहाँ पे ये अपना सबसे पहले जो है हेडक्वार्टर अपना स्थापित करते हैं और ये वस्त्रों के व्यापार पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और ये भी आपको नोट करना है, ये जो है वस्त्रों का निर्यात जो है भारत और इंडोनेशिया से प्रारंभ करना शुरू किया। लेकिन पहले जो है यह कहाँ पे आए थे, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये सबसे पहले जो है इंडोनेशिया पे आए थे और इनका फोकस भी वहीं पे था। उसके बाद से 1602 में क्या करते हैं, डच कंपनी की स्थापना की जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है, डच कंपनी की स्थापना 1602 में की जाती है। कंपनी की स्थापना और इनके कंपनी की स्थापना और फैक्ट्री कब बनाए थे, कहाँ बनाए थे, ये पॉइंट और ये कब आने का क्रम है, ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपको पूछता है कंपनी की स्थापना का क्रम और इनके आने का क्रम, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और 1605 में जो है पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में जो है ये खोलते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि फैक्ट्री कहाँ खोले और इनकी कंपनी का स्थापना कब हुई। ये दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि हमने बताया कि पुर्तगाली का जो कंपनी उसकी स्थापना 1498 में हुई थी और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खरीदी थी। तो ये सारी बातें अलग हैं, ये सारी बातें जो है आपको डिफ्रेंशिएट करके याद करना है। और यहाँ पे 1602 मैंने बताया कि डच कंपनी की स्थापना की गई थी और 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में खोला था। और हमने बताया कि पुर्तगाली कहाँ में, तो कोचीन में, और इन्होंने मछलीपट्टनम में। दोनों पॉइंट अलग हो गया। दोनों कंपनी की स्थापना कब हुई, दोनों की व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई और ये कहाँ पे जो है इनका आने का क्रम, तीनों पॉइंट आपको समझ लेना है। बंगाल में चिनसुरा में ये गुस्ताविस जो है गुस्तावुस किला ये सबसे पहले खोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल में चिनसुरा स्थान पे जो है डच जो है पहले व्यापारिक कोठी खोली थी, उनका नाम क्या था, गुस्तावुस किला नाम था। ये भी आपको नोट करना है। एक पॉइंट और नोट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए फ्रेंड। इनके जो कंपनी का नाम क्या था, सबसे पहले तो आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं था, इनका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ नीदरलैंड्स। इनके कंपनी का नाम था, ध्यान सुनिएगा। और ये कहाँ के, हॉलैंड या फिर क्या नीदरलैंड के निवासी थे।
और इसने अपनी स्थापना कब की थी? इनकी स्थापना जो डच कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी और 1505 में पहली फैक्ट्री इन्होंने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमपट्टनम में खोला था। ये कोई बार क्वेश्चन पूछा है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है कि इनकी कंपनी का नाम क्या था, इनकी कंपनी का स्थापना कब हुई, ये इनके आने का क्रम क्या है, यानी और ये भी पूछना है कि इनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ खोली गई थी और कब खोली गई थी। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और इनकी कोठी जो सबसे पहले खोली थी गुस्तावत किला, जो कि चिंसुरा पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देख लें कि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है हुगली तट पे, ध्यान सुनिएगा। तो 1759 में जो है बेदरा का युद्ध होता है हुगली, ध्यान सुनिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो 1759 में जो है बेदरा का युद्ध जो है हुगली नदी के तट पर ब्रिटिश और डच के बीच होता है और ब्रिटिश इसमें विजयी होते हैं और डच इसमें हार जाते हैं। उसके बाद से जो है डच को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा और आधिपत्य जो है किसका हो जाता है? तो ब्रिटिश का हो जाता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और इन्होंने डच ने जो क्या किया था, भारत में एक हेडक्वार्टर खोला था नागपट्टनम में, आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने नागपट्टनम में कब खोला था, ये डेट आपको याद रखना है। तो इन्होंने नागपट्टनम में जो व्यापारिक कोठी खोली थी और यहाँ पे जो इन्होंने हेडक्वार्टर खोला था कंपनी की, नागपट्टनम में कब खोला था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 1690 में ये आपके नोट कर लेना है, इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था नागपट्टनम को। ये अलग से आपको नोट कर लेना है। जिस प्रकार से 1605 में अपनी पहली कोठी आंध्र प्रदेश में मुस्लिमपट्टनम में खोली थी, उसी प्रकार से जो है 1690 में इन्होंने खोला था आपके नागपट्टनम में। ये भी आपको नोट करना है, ये इनका मुख्यालय था। और ये भी नोट करेंगे कि इनका जो बीच जो है ब्रिटिश और डच के बीच जो है बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में। तो हमने पढ़ा पुर्तगाली, फिर पढ़ा डच, उसके बाद से हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है भारत में जो आधिपत्य है इन्हीं का चल रहा था, अधिकार इन्हीं पर था। शासन किस प्रकार से ब्रिटिश करने, सबसे पहले ये व्यापारिक माध्यम से आते, व्यापार करते करते किस प्रकार से इनका राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है भारत में, उन सब बातों पर हम यहाँ पे धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की जाती है ब्रिटेन में। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए इसको समुद्री मार्ग के साथ एकाधिकार जो है 15 साल के साथ इसको भेजा जाता है। और ये कहा जाता है कि पूर्वी जो है आपका एशिया है जिसमें भारत है, वहाँ से आपको व्यापार करने के लिए स्थापना की गई है और वहाँ से जाके आप व्यापार करिए और 15 साल का आपको एक अधिकार दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि 1603 में जो है महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। 1608 में कौन आते हैं? तो जेम्स प्रथम इनके जगह लेते हैं और 1609 में ये क्या करते हैं, जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल तक इसका जो एकाधिकार है उसको बढ़ा दिया। ये आपको नोट करना है। तो जेम्स प्रथम ने ऐसा किया था, अनिश्चित काल तक इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको बढ़ाया था। और 1608 में जो है कैप्टन हाकिंस जो है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये क्या करते हैं, भारत आते हैं व्यापारिक अनुमति को प्राप्त करने के लिए। और ये जो है हेक्टर जहाज से आते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और उस समय जो था भारत में मुगल साम्राज्य था, उसके शासक कौन थे? जहांगीर थे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा था कि 1600 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो उस समय जो है भारत में कौन से शासक थे, ये आपको नोट कर लेना है। और इसका आंसर जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि भारत में उसमें किसका शासन था और कौन शासक थे, उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब कैप्टन हाकिंस 1608 में आया था उसमें कौन थे? तो जहांगीर थे। और जो आपके 1608 में जो ये कैप्टन हाकिंस आए थे व्यापार की अनुमति के लिए, तो इनको जो है अस्वीकार कर दिया गया था। आपके ये नोट कर लेना है, जहांगीर के द्वारा इनको जो है व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो कैप्टन हाकिंस थे ये किसके नाम से अधिकार पत्र लाए थे? तो ये आपको नोट कर लेना है, अकबर के नाम से ये अपना अधिकार पत्र लाए थे। इसीलिए जो है, हालांकि ये अकबर के नाम से अधिकार पत्र लाए थे क्योंकि जो है जेम्स प्रथम जो है इनको ये मालूम था कि जो भारत में है मुगल शासक इस समय कौन है। जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय इनको पता था कि अकबर है, तो अकबर के नाम से इन्होंने जो है आपके अधिकार पत्र भेजा था। हालांकि जब यहाँ पे कैप्टन हाकिम सिंह के राजदूत जो आता है पहली बार, वहाँ पे इनको पता है कि यहाँ पे जो है जहांगीर है और इन्होंने जो है इनको अस्वीकार कर दिया कि ये आपको व्यापारिक अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद से जो है आपके ये भी नोट कर लें कि जो आपके कैप्टन हॉकिंस था ये बहुभाषी था, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी, अनुमति कई भाषाओं का ये जानकार था। उसके बाद से जो है 1608 में सूरत में जो है इन्होंने क्या किया, पहली बार जो है व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की जो है कोशिश की थी अनौपचारिक तौर पे। जब इनको अनुमति मिली नहीं थी आपके जहांगीर की, उसके बावजूद भी है क्या करते हैं सूरत में 1608 में अब क्या करते हैं, ये फैक्ट्री अनौपचारिक तौर पे खोलना प्रारंभ करते हैं। जिसपे जो है जैसे ही ये सूरत में अपनी कोठी प्रारंभ किए, वहाँ पे कुछ देर बाद इसको रोक लगा दिया गया।
जहांगीर के द्वारा। उसके बाद से जो है इन्होंने पूर्वी तट पे मुसलिपट्टनम में 1611 में क्या किया, फैक्ट्री ऑफिशियल तौर पे इन्होंने खोली, जो कि क्या था, अस्थायी रूप से इन्होंने खोला था। ध्यान सुनिएगा, प्रारंभ तो की थी 1608 में सूरत में इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्री, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया था। उसके बाद से अस्थायी रूप से इन्होंने क्या किया, 1611 में पूर्वी तट पे मुसलिपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोलते हैं, जो कि अस्थायी रूप से इसको खोला जाता है। उसके बाद से जो है जब अनुमति मिल जाती है, उसके बाद से 1613 में इन्होंने पश्चिमी तट पे सूरत में पहली बार स्थायी रूप से जो है इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री खोली सूरत में। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो फाइनली जो है 1613 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री अपनी खोली स्थायी रूप से। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 1608 में इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन वो जो है उस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से अस्थायी रूप से जो है 1611 में पूर्वी तट पे मुसलिपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री खोलते हैं अस्थायी रूप से। उसके बाद जो है 1613 में जो है अस्थायी रूप से जब इसको अनुमति मिल जाती है, तब वहाँ पे सूरत में इनको दोबारा जो है 1613 में जो है अपने अस्थायी रूप से जो है ये सूरत में अपना फैक्ट्री खोलते हैं। तो ये दोनों कई क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस डेट आपको याद रखना है, और अस्थायी और अस्थायी कब बना था ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से जो है 1615 में टॉमस रो आते हैं, जो कि जहांगीर के ही शासनकाल में आते हैं। और इनको जो है, जो आपके टॉमस रो है, इनको जो है अनेक कोठियों का निर्माण और व्यापारी की सहूलियत का जो है अधिकार पत्र दे दिया जाता है। इनको जो व्यापार करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया जाता है। और जैसे ही अनुमति इनको प्राप्त होता है, तो 1641 में क्या करते हैं, मद्रास चेन्नई में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला बनाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। तो किला और व्यापारिक जो अधिकार किसको दिया गया, तो जहांगीर के द्वारा सबसे पहले 1615 में टॉमस रो को दिया गया था अधिकार। और 1641 में मद्रास में इन्होंने क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला था। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। उसके बाद से क्या होता है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय की जो है विवाह होता है आपस में। ध्यान सुनिएगा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह होता है, और इनके विवाह में जो है दहेज में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है बम्बई दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को। ध्यान से सुनिएगा, 1661 में क्या होता है, इनका विवाह होता है कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का, जो कि ब्रिटेन के राजा थे। और विवाह में जो है इनको जो है दहेज के रूप में बम्बई दिया जाता है 1661 में। और 1668 में क्या करते हैं, ये चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड के वार्षिक जो है किराए पे ये क्या करते हैं, मुंबई को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये भी आपको नोट करना है, ये भी कई बार क्वेश्चन। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं कौन, 1668 में चार्ल्स द्वितीय। ये भी आपको नोट करना है। और इनका विवाह जो है कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय से कब हुआ था, तो 1661 में। ये आपको नोट करना है। और बम्बई दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। ये भी आपको नोट करना है। और वार्षिक कितना आपने बताया कि वार्षिक 10 पाउंड जो है इनको किराए के रूप में बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया इनके द्वारा। और बम्बई के संस्थापक पूछे तो गेराल्ड ओंगियर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स, कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे, नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस, और मुंबई की गेराल्ड ओंगियर। ये 4 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हमने आपको अभी बता दिया, आगे हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको नोट कर लेना है। कलकत्ता की स्थापना पूछे तो जॉब चार्नक लगाना है। मद्रास की स्थापना पूछे तो फ्रांसिस डे लगाना है। दिल्ली की अगर पूछे नई दिल्ली की स्थापना तो एडविन लुटियंस है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हर्बर्ट जो बेकर थे, ये दोनों ने किया था, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। और बम्बई की खोज गेराल्ड ओंगियर ने किया था। ये 4 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से 1698 में सूतानाती गोविंदपुरा और कालीकता का 1698 में जो आपके जमींदार था, ध्यान सुनिएगा कौन था, अजी मूसान। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सूतानाती, गोविंदपुरा और कालीकता ये 3 गांव थे। इसका जो आपके सूबेदार कौन था, तो अजी मूसान था 1698 में। उसके बाद से कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम की जो है स्थापना की जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। फोर्ट विलियम एक किला था, इसकी स्थापना की जाती है और ये कोलकाता में की जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और इसकी जो नींव रखी थी जॉब चार्नक ने, ये भी आपको नोट करना है। अभी हमने बताया कि कोलकाता की स्थापना किसने किया था, तो जॉब चार्नक। और जो फोर्ट विलियम किला था, ये कोलकाता में स्थापना इसकी की गई थी। और जॉब चार्नक ने इसकी क्या करती, नींव रखी थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे फोर्ट विलियम आपके किला का, वो बने थे फोर्ट विलियम कॉलेज भी आप सुनते होंगे, उसके पहले अध्यक्ष बने थे चार्ल्स आयर 1700 में। ये भी आपको नोट करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। फोर्ट विलियम किला के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, चार्ल्स आयर। ये भी आपको नोट करना है। और नींव किसने रखी थी, जॉब चार्नक ने। अभी हमने बताया कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी, जॉब चार्नक थे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और गेराल्ड ओंगियर आपके
मुंबई की खोज की, मतलब मुंबई की स्थापना की थी। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब के निधन हो जाता है और मुगल शासक क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और इसी के पश्चात जो है अलग अलग जो आपके क्षेत्र जो था, शासक जो थे वहाँ के स्वतंत्र होने लगते हैं। जैसे कि अभी पढ़ेंगे हम, बंगाल, मद्रास, जो आपके कर्नाटक है, ये किस प्रकार से स्वतंत्र शासक अपने आप को वहाँ पे घोषित कर लेते हैं। आगे हम इसी बात में हम डिटेल में बात करेंगे। जब औरंगजेब की निधन होती है 1707 में, उसके बाद से मुगल शासक कमजोर हो जाता है। उसके बाद से 1717 में कौन आते हैं, फर्रुखसियर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब की निधन कब हुई थी, 1707 में। उसके बाद से ये अंतिम मुगल शासक जो था, जो कि प्रक्रमी था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। अंतिम अगर पूछे शक्तिशाली शासक कौन था मुगल, तो औरंगजेब लगाना है। उसके बाद से आते हैं 1717 में फर्रुखसियर। ये क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और इनके इलाज के जो है डॉक्टर विलियम करते हैं। और उसके पश्चात जो है इनको जो है, जो भी अंग्रेज थे उनको जो है एक अधिकार पत्र दे दिया जाता है, जिसको हम मैग्ना कार्टा करते हैं, कि आप जो है निःशुल्क व्यापार करिए। इसका किसके द्वारा की जाती है, तो फर्रुखसियर द्वारा। ये भी आपको नोट करना है। तो बिना शुल्क व्यापार अनुमति किसके द्वारा की जाती है, जो कि शाही फरमान कहा जाता है, वो जारी कर देते हैं, जिसको हम दस्तक भी बोलते हैं। और ये जो है इनके इलाज के जो है, बीमार जो थे इनके इलाज के उपलक्ष्य में ऐसा कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। शाही फरमान किसके द्वारा जारी की गई थी, तो फर्रुखसियर के द्वारा। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हमने बताया कि डॉक्टर विलियम जो था इन्हीं के द्वारा इलाज किया गया था। हालांकि हमने पढ़ा है वहाँ पे दिया था कि हैमिल्टन के द्वारा इलाज किया गया था। अब इसके बारे में हम कंफ्यूज हैं। गौरव सर तो इन्होंने बताया, गौरव सर के द्वारा बताया गया, डॉक्टर विलियम के द्वारा हमने पढ़ा है हैमिल्टन के द्वारा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि सफल उपचार किए जाने के कारण जो मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके 1717 में जो अधिकार पत्र दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, उस समय जो इलाज किसके द्वारा की गई थी, तो हमने वहाँ पढ़ा था हैमिल्टन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे गौरव सर के द्वारा बताया गया है डॉक्टर विलियम के द्वारा। तो यहाँ पे आप कंफर्म करके आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हालांकि हम आपको बताएंगे हैमिल्टन के द्वारा। और ये जो है इसी के पश्चात जो है बिना शुल्क के व्यापारी यानी कि शाही फरमान जारी कर दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, और जो है व्यापार को निःशुल्क कर दिया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसको जो है दस्तक भी बोला जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं एक ही जगह पे जो है पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी की बात करें तो पहले हमने बताया कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपके डेनिश आए, उसके बाद से आप क्या है, फ्रांसीसी। और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए एक ही जगह पे इनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि पुर्तगाली के बारे में कि ऑपरेशन विजय के द्वारा सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए 1498 में, और 1661 में गए थे ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा और जो दमन द्वीप पे इनका अधिकार था उसके द्वारा वहाँ पे ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको खदेड़ा गया। और बार्थोलोमेव डियाज था, सर्वप्रथम आया था, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमेव डियाज ने। और 1498 हमने बताया कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम जो है समुद्री मार्ग की खोज करते हुए कहाँ पहुंचा था, तो आपके भारत के कालीकट में पहुंचा था। और जमुरीन जो स्थानीय शासक थे वहाँ पे इनकी स्वागत की गई थी। और ये किसकी सहायता से वहाँ पहुंचा था, हमने बताया कि गुजरात के जो शासक था अब्दुल मलिक, उसी के व्यापारी था, उसी के सहायता से ये पहुंचा था। और ये भी बताया कि पहला व्यापारिक केंद्र जो है यानी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली गई थी, 1503 कोचीन में। ये भी आपको नोट करना है। और पहले पुर्तगाली गवर्नर को बने थे अल्फांसो डी अल्मीडा, हमने बताया कि, और इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। और उसके बाद से जो है 1509 में बनते हैं अल्बुकर्क, 1510 में ये गोवा को हड़प लेते हैं। किससे, तो अभी हमने बताया कि वो वहाँ के जो शासक थे बीजापुर के शासक आदिल शाह, उनसे जो है गोवा जीत लेते हैं 1510 में। और वैवाहिक जो है वो वैवाहिक आपके जो भी आपके पुर्तगाली थे उन्होंने कहा था कि पुर्तगाली जो है इंडियन से विवाह करेंगे, जो भी आपके यहाँ की महिलाएं हैं। और मलक्का और हारमुज से जो भी आपका जल संधि था उस पर ये इन्होंने अधिकार कर लिया था, जो कि आपका सी एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे ये अधिकार कर लेता है। और नीनो डी कुन्हा की बात करें तो ये जो है 1530 में क्या करता है, कोचीन से जो है राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है, तो गोवा। तो गोवा पहली बार 1503 में राजधानी बनाई किसने, तो नीनो डी कुन्हा, ये आपको नोट कर लेना है। और इसकी जो देन है पुर्तगालियों की, तंबाकू की खेती, अभी हम रहता अफीम की खेती, जो आपके पपीता खेती, आपके प्रिंटिंग प्रेस की जो है जो 1556 में गोवा में खोली गई थी। और गौथिक कला की भी देन है, इन्हीं की आपको नोट करना है। डच की बात करें तो ये आते हैं, सबसे पहले डच आते हैं 1595 में, जो कि हाउटमैन थे। ये भी आपको नोट करें। 1602 में ये क्या करते हैं, और इनका जो उद्देश्य था वो कहाँ था, तो इनका जो उद्देश्य था आपके मतलब इनका फोकस कहाँ था, तो इंडोनेशिया, हमने बताया था। इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और 1602 में डच कंपनी जो है इसकी स्थापना करते हैं। और मसूली में जो है मसूलीपट्टनम, हमने बताया कि 1605 में ये पहली बार जो है व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। हमने पुर्तगाली को बताया कि कोची में, उसके बाद से हमने बताया कि जो अगर पूछे आपके
1611 देखिए, ब्रिटिश का अगर कोठी पूछे तो वहाँ पे डेट आपको पूछता है कि अगर 1611 में कहाँ खोली गई थी, 1613 में खोली गई थी। सर्वप्रथम स्टार्ट 1608 में उन्होंने किया था सूरत में अपना फैक्ट्री बनाना, लेकिन वहाँ पे रोक दिया जाता है। उसके बाद से अस्थायी रूप से 1611 में वो कहाँ बनाते हैं, तो हमने बताया था कि वो सबसे पहले 1611 मछलीपट्टनम में वो बनाते हैं केंद्र। उसके बाद से जो 1613 में जब अस्थायी रूप से बनाते हैं तो सूरत में वो अपना व्यापारिक कोठी बनाते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और 1605 में जो है मछलीपट्टनम में जो है डच अपने आपके मसूलीपट्टनम में क्या बनाते हैं, अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, यानी फैक्ट्री आपको बनाते हैं। और इनका उद्देश्य था सर्वाधिक, इन्होंने किस पे जोर दिया था, वस्त्र व्यापार पे दिया था, डचों ने ही। यह भी आपको क्वेश्चन पूछना है। और वाटविया जो है इंडोनेशिया में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। और वेदरा का युद्ध होता है आपके डच और ब्रिटेन के बीच, और इसमें डच हार जाते हैं। उसके बाद से जो है डच पे आधिपत्य ब्रिटेन का हो जाता है। अब देख लेते हैं अंग्रेजों की। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई थी। और एलिजाबेथ प्रथम जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में, ब्रिटेन में की थी। उस समय जो थे भारत में जो शासक किसक था, तो अकबर उसमें मुगल साम्राज्य के शासक थे। ये भी आपको नोट करना है। और पहले जो है 1608 में हॉपकिंस आते हैं, आपके हॉपकिंस आते हैं, और वो जो है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आते हैं, व्यापारिक जो है अधिकार पत्र लेके कि यहाँ पे व्यापार का अधिकार हमें मिल जाए। उस समय कौन शासक थे, जब ये आया था हॉकिंस, तो उस समय जो थे ये आपके जहांगीर थे। और ये किसका अधिकार पत्र, किसके नाम से अधिकार पत्र लाया था, तो ये अकबर के नाम से अधिकार पत्र लाया था। इसीलिए जो इसको क्या होता है, वहाँ पे अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद से ये व्यापारिक कोठी जो सर्वप्रथम 1608 में प्रारंभ करना शुरू करते हैं अनौपचारिक तौर पे, लेकिन 1608 में जो है इनको व्यापारिक कोठी की अनुमति मतलब वहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन वो रोक दिया जाता है। उसके बाद से अस्थायी रूप से 1611 में जो है मछलीपट्टनम में ये अपना व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसके बाद से 1613 में फाइनली जो है ये अपना व्यापारिक कोठी जो है खोलते हैं स्थायी रूप से। और उसके बाद से 1615 में आते हैं थॉमस रो, उनको जो अनुमति मिल जाती है आपके व्यापार करने की। आपके उस समय भी कौन थे, जहांगीरी थे। और 1641 में सबसे पहले मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज किला की स्थापना की थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद से 1661 में हमने बताया कि कैथरीन, और जो कैथरीन कहाँ की थी, पुर्तगाल की महारानी कैथरीन, और जो आपके इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, इनकी जो है शादी कर दी जाती है। जैसे ही इनकी शादी होती है तो 1661 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई इनको दहेज मिल जाती है। और 1668 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो है 10 वर्ष वार्षिक पाउंड के किराए पे ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और 1698 में हमने बताया कि सुल्तानाती गोविंदपुरा और कालीकट जो है यहाँ के जो सूबेदार थे अजीमुन शाह था, और वो जो है गांव थे तीनों। और यहाँ पे जो है आपके कोलकाता में जो है पहली बार जो है फोर्ट विलियम किला की स्थापना की जाती है। और उसकी नींव जो है किसने रखी थी, जाप चारनाक ने। और उसके अध्यक्ष जो पहले बने थे वहाँ के, वो कौन बने थे, हमने बताया कि आपके जो आपके चार्ल्स आयर थे वो पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बारे में। बाकी हम जो फ्रांसीसी, डेनिश फ्रांसीसी जो बचे हैं वो हम कल बात करेंगे। और कल जो है हम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, और बंगाल का उदय किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार जो है जब आपके जहांगीर की मौत होती है, उसके बाद से जो है जब अंतिम शासक थे उसके बाद 1707 के बाद जो है जो फर्रुखसिंह रहते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। बंगाल कहीं कहीं पंजाब, कहीं मैसूर, कहीं कर्नाटक, ये जो अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, आज की क्लास आपको समझ में आई हो। बाकी जो है कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।